हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के जो AIBE का पेपर हुआ है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे थे जिनका कमेंट था कि आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर सब तक हुए हैं आपको उसको अवेलेबल कराऊं, आपको सॉल्व करा दूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके का जो प्रश्न है AIBE एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE एग्ज़ाम 2017 की, जो कि AIBE 11th का एग्ज़ाम था। 2017 में AIBE 11वीं का परीक्षा हुआ था। तो AIBE 11th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पेपर देख लेते हैं, किस तरीके का पेपर था, किस तरीके का प्रश्न पूछा गया था और कहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं यूपी बार काउंसिल से संबंधित या एक एडवोकेट को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और जो भी जेन्युइन उत्तर होता है उसको मैं देता हूं, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं AIBE 17 का। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है कि शब्द ओम्बड्समैन कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा, आंसर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न समझना है कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों होता है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में सॉल्व करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि शब्द ओम्बड्समैन कहाँ से लिया गया है, तो इसका उत्तर जो है सी है, स्वीडिश प्रशासन। दूसरा क्वेश्चन है कि आयोग की जांच अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, ये करेक्ट होगा। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, पैटर्न को आपको समझना है। आप पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन आपसे बदल के पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ये प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं तो कुछ प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, वो प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि IT एक्ट कब अधिनियमित किया गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा 2000, ये करेक्ट होगा, सन 2000 में किया गया था। चौथा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT एक्ट पारित किया था, जिसका उद्देश्य था, तो देख लीजिए यहाँ पे चारों उद्देश्य था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा ये करेक्ट होगा। पहला देख लीजिए, दूसरा भी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं और तीसरा भी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा यहाँ पे है कि मानव वध का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे उत्तर देख लीजिए आप। उत्तर जो दिया है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक इंसान की हत्या एक अन्य इंसान द्वारा जो किया जाता है वही मानव वध कहलाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाद्य या पेय का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, IPC की जो सेक्शन 272 और 273 है उसके तहत जो है ये अपराध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट और सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय IPC के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अधिकतम सजा क्या है। तो अधिकतम सजा जो है मौत की सजा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव से संबंधित अपराध है। तो चुनाव से संबंधित अपराध जो है यहाँ पे ऑप्शन जो बी दिया गया है, बाद में संशोधन द्वारा IPC में पेश किया गया है, ये करेक्ट होगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। रूपा बजाज बनाम KPS गिल एक प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर फैसला किया है। एक महिला के सम्मान को चोट,
एक महिला के सम्मान को चोट। ये जो केस है, केस ला है रूपा बजाज बनाम KPS गिल, बहुत ही प्रसिद्ध ये एक केस ला है भारतीय कानून में। तो इस केस ला को आप लोग गूगल पे सर्च करके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग गूगल पे पढ़िएगा, पूरा केस ला पढ़िएगा कि क्या मामला था और क्या इसमें निर्णय दिया गया था कोर्ट के द्वारा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला किससे संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, ध्वनि और वायु प्रदूषण। जो भी केस ला दिया गया है यहाँ पे पेपर में, उस केस ला को आप लोगों को अवश्य याद रखना है। केस ला बार बार रिपीट होते हैं और हर बार जो है आपसे केस ला पूछा जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, वकीलों के लिए सजा क्या है यदि बार काउंसिल के स्थापित निष्कर्षों में गड़बड़ी है? तो देखिए, जुर्माना लगना, वकील का नाम रोल से हटा दिया जाएगा, अभ्यास से निलंबन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन है कि राज्य बार काउंसिल यानी स्टेट बार काउंसिल के आदेश से पीड़ित होने पर कहाँ अपील कर सकते हैं? तो आप BCI के यहाँ अपील कर सकते हैं, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां यहाँ पे कि अधिवक्ता अधिनियम का कौन सा अनुभाग अधिवक्ताओं के दुराचार के लिए सजा देता है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा, सेक्शन 35, धारा 35 जो है ये करेक्ट होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अधिवक्ता जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसकी बुक आपके पास होनी चाहिए, बेयर एक्ट। और एडवोकेट एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे AIB एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, अधिवक्ताओं की योग्यता जिन्हें बार में नामांकित किया जाना चाहिए, इससे संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है कि कामगार का क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत चोट के लिए मददगार मुआवजे की सीमा तय करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी और सी दोनों करेक्ट होगा, चिकित्सा परीक्षण और चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 है, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 23 के अनुसार आयुक्त के पास क्या शक्ति होगी? तो ऑप्शन जो ए होगा, एक अदालत की शक्ति होगी, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। आप देख सकते हैं, ऑप्शन को आप लोग जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए 17वां के बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q किसकी परिभाषा प्रदान करती है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा, स्ट्राइक, ये करेक्ट होगा। 19वां क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब से लागू किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 1 मार्च 1984 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कृषि योग्य भूमि का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, खेती के लिए उपयोगी भूमि जो होगा वो कृषि योग्य भूमि मानी जाएगी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, IT एक्ट के तहत धारा 154 किस लिए है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, गलतियों का सुधार के लिए है धारा 154। 22 देखते हैं 22वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आयकर के खंड 214 में पूंजीगत आस्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए और बी यानी जो सी होगा वो करेक्ट होगा, व्यापार में कोई भी स्टॉक, केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष बियरर बंद पत्र 1991। अगला क्वेश्चन है, भाषा जो कि मध्यवर्ती कार्यवाही में इस्तेमाल की जाती है का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा, पारस्परिक समझ से निर्णय लेने वाले दल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन है कि मध्यस्थम कार्यवाही कब समाप्त होगी? तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा, उपयुक्त सभी, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से आपको मैं क्वेश्चन को दिखा दूँ और आप पैटर्न समझ सकें। चलिए, क्वेश्चन 25 है कि लोक अदालत का हर पंचायत माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, एक सिविल कोर्ट की डिक्री, ये करेक्ट होगा। 26 देखिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का खंड 1827 क्या बताती है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा, मध्यस्थ कार्यवाही का आयोजन, ये करेक्ट होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि किसे अधिकार है जो न्यायालय की भाषा को निर्धारित राज्य के भीतर उच्च न्यायालय के अलावा सीआरपीसी की धारा 271 के तहत निर्धारित करता है? तो ये क्वेश्चन जो है इसको हटा दिया गया था, कुछ इसमें कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञाप्ति हो सकती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। 29 है, सीपीसी में विदेशी निर्णय परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट होगा, सीपीसी की धारा 2(6) के तहत। 30वां क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किसके तहत किया गया है? तो धारा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी, दोषी करार से उन्हें अलग करने के लिए परीक्षणों का अधिकार, ये निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। 32वां क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 साल होती है, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आपराधिक प्रक्रिया किस संहिता का विषय है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, समवर्ती सूची का ये विषय है। जमानती और गैर जमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो सीआरपीसी की जो धारा 2A है उसमें परिभाषित किया गया है। 36वां क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो उत्तर यहाँ डी होगा, राज्य सरकार के द्वारा। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है, तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 51 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष न्यायालय, ये क्वेश्चन भी कुछ इसमें कमी थी, डिलीट किया गया था। 39 है, सीआरपीसी की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जब पुलिस मामले की जांच न करने का फैसला करती है, जब जांच चल रही हो, दोनों ए और बी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांच के दौरान दर्ज किए गए वक्तव्य को धारा 161 के तहत परीक्षण में इस्तेमाल किया जा सकता है? गवाह का विरोध करने के लिए, गवाह की पुष्टि करने के लिए, चार्जशीट में शामिल करने के लिए, आरोपी को छोड़ने के लिए। तो गवाह का विरोध करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो धारा 173 के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता, और ऑप्शन बी है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी में आरोपों में वृद्धि या परिवर्तन प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, धारा 216 के तहत। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 के तहत मौखिक बयान का तात्पर्य है, तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए इस प्रश्न में भी कुछ कमी थी, इसको भी डिलीट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में शामिल है, तो साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में शामिल जो है सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट हैं, तो ए और बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की स्वीकार्यता के प्रावधानों के अनुसार साबित हो सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा वो करेक्ट होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, दस्तावेजों और वकील और नोटरी कार्यालय से पत्राचार। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 प्रदान करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम
के तहत जो व्यक्ति लिया जाता है हिंदू ही होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। किस वर्ष से पहले हिंदुओं में बहुविवाह की अनुमति थी? तो 1955 से पहले हिंदुओं में बहुविवाह की अनुमति थी। क्वेश्चन 50 है कि मोहन अपनी बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है। तो उत्तर इसका देखिए, शादी मान्य है अगर प्रथा इसे अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल अधिनियम के दायरे में धारा का अर्थ परिभाषित किया गया है, उसमें तो ऑप्शन डी होगा, एक नदी, एक जलमार्ग और भूमिगत जल शामिल है। 52 देखते हैं। प्रक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आरोपित बाउंसिंग चेक केसों की जांच करता है, तो सी इसका आंसर होगा, मजिस्ट्रेट अदालत। 53 देखते हैं। इनमें से क्या सिविल प्रवृत्ति का नहीं है? तो जाति और धर्म का अधिकार जो है सिविल प्रवृत्ति का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मुकदमा में जहां अनुशासन का सिद्धांत लागू होता है, तो उत्तर यहाँ पे होगा, मुकदमा बर्खास्त करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है धारा 16 सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमों को अदालत में दायर किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकार क्षेत्र हो, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा वो करेक्ट होगा। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभिवचन का मतलब होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा, वाद पत्र और लिखित बयान जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर सीपीसी की 8वीं आर्डर नियम 10 के तहत अदालत, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से कोई भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? तो धारा 6 जो है करेक्ट होगा। पेटेंट अधिनियम एक कानून कब बना? तो 1970 में बना। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 61 मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा, विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) ए के दायरे में है लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाध संचलन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा के हित में। 63 देखते हैं। इनमें से क्या संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कर सकता है? तो केवल नागरिक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति को किसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है? खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मंडल आयोग का मामला। 66 है। किस मामले के परिणाम के कारण झुग्गी निवासियों को फायदा हुआ है? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। अगला क्वेश्चन है एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने के लिए जरूरी लोगों की न्यूनतम संख्या है? तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी के रूप में जल्द से जल्द व्यापार शुरू कर सकते हैं जब इसे प्राप्त हो निगमन का प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गारंटी की संविदा के लिए जरूरी नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, केवल एक अनुबंध का होना। 70 नंबर क्वेश्चन है एजेंट शब्द को भारतीय अनुबंध अधिनियम में किस अनुभाग के तहत परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा, अधिनियम की धारा 182 के तहत। 71 है बैंकिंग कारोबार में अधिकतम संख्या में भागीदारों की संख्या क्या है? तो 10 होती है। एक व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे डी प्रतिभूति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सामान के बारे में एक अवैतनिक विक्रेता का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन डी मूल्य का पता लगाने के लिए। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 36 से 42 क्या प्रदान करती है? तो व्यादेश प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि एक जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 226 और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत
दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? न्यायाधीशों का स्थानांतरण के बारे में फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है में क्या विकसित किया? सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है और ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय को मुआवजा का अधिकार विशिष्ट राहत अधिनियम के किस धारा में प्रदान किया गया है? तो धारा 21 के तहत प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेखन का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए और बी है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 यह प्रावधान करती है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ पे सही होगा, ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है साक्ष्य शब्द का अर्थ है और इसमें शामिल है, तो उपर्युक्त इसमें सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 21ZB किसका अर्थ परिभाषित करती है? तो ऑप्शन बी होगा व्यापार चिन्ह। अगला क्वेश्चन 84 एक महिला के सम्मान को चोट पहुंचाना आईपीसी के किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो धारा 354 आईपीसी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 463 किस अपराध के साथ जुड़ी है? तो एक मिनट, एक पेज मिस है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आयकर अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो आयकर अधिनियम 1961 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है आय को आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी की धारा 80 के प्रावधान किन पर बाध्यकारी हैं? तो उपर्युक्त सभी पे जो है बाध्यकारी है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी संयोजन प्रदान किया जा सकता है, तो उत्तर है एक पक्षीय। अगला क्वेश्चन है अपील करने का अधिकार है वैधानिक अधिकार है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए 2 या अधिक गवाहों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमान कानून के तहत इद्दत का अर्थ है, तो यहाँ पे गलत दिया है, सारा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्ट्रार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस तरीके के ये 100 क्वेश्चन थे 2017 में जो पेपर हुआ था उसके, और इन प्रश्नों को देख करके आप आइडिया लगा लिए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपसे एआईबी में पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको टॉपिक चूँकि बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, तो इन प्रश्नों को बार बार सॉल्व करिए। इसके बाद से आप लोगों का रिस्पांस ठीक रहा, अच्छा रहा। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं नेक्स्ट जो एआईबी का इसके बाद जो पेपर हुआ था उसका वीडियो अपलोड करूं, तो कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो भी अपलोड करूं, आपको उसका वीडियो भी प्रोवाइड कराऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।